हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 7वां चैप्टर नई की जन्म कुंडली 1। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो नए जन्म की कुंडली 1 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित एक विचार प्रधान निबंध है। तो इसमें लेखक ने वर्तमान युग में होने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिवर्तनों को व्यावहारिकता में न अपनाने के कारण होने वाली विसंगतियों पर चर्चा की है। इसमें लेखक ने बताया है कि हमारे वर्तमान युग में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हम उनको व्यवहार में नहीं अपनाते हैं। तो लेखक का एक मित्र है जिसको वो बहुत बुद्धिमान समझता था और उसको आशा थी कि एक दिन अवश्य ही प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेगा। तो 12 वर्षों बाद जब लेखक की अचानक उससे मुलाकात होती है तो उसको लगता है कि वह अब तो स्वयं भी बुद्धिमान हो गया है। तो उसके और उसके मित्र की दिशाएं बदल गई हैं। उसके मित्र के बाल सफ़ेद हो गए हैं। उसका मित्र काव्य और गणित नहीं समझ पाता था। तो लेखक को अपने मित्र के बीच आई हुई जो दूरी है वो खटकती भी थी और अच्छी भी लगती थी। खटकती इसलिए थी कि मित्रों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी इसलिए लगती थी कि यह दूरी उनकी गति को चुनौती दे रही है। तो लेखक ने यहाँ पर यही बताया है कि वर्तमान युग में सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक अनेक तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हम उनको व्यवहार में नहीं लाते हैं। और लेखक का एक मित्र है जो बहुत ही बुद्धिमान है और लेखक उससे काफ़ी दिन बाद मिलता है। लेखक को ये जो दूरी है वो खटकती भी थी और अच्छी भी लगती थी। खटकती इसलिए थी कि जो मित्र होते हैं उनमें इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी इसलिए लगती थी कि यह दूरी उनकी गति को चुनौती दे रही थी। तो लेखक को इस बात की खुशी थी कि वो अपने मित्र को पूरी तरह से भूल चुका था, किंतु उसका मित्र जो था वो एक जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने राजनीति को अपना लिया था। तो लेखक का मानना था राजनीति में उतरना अपने उत्तरदायित्वों से भागना है। तो लेखक को उसका राजनीति में उतरना अपने उत्तरदायित्वों से भागना लगा था। राजनीति के साथ वो साहित्य रचना भी करने लगा। तो लेखक को कुछ अच्छा लगा, किंतु तब तक उसकी हालत बिगड़ गई थी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे से अलग होते चले गए। तो आज लेखक को लगता है कि सांसारिक समझौते ने ही उसके मित्र के व्यक्तित्व को असामान्य बना दिया था। तो लेखक सामान्य व्यक्ति उसे मानता है जो अपने भीतर के असामान्य के उग्र आदेशों को ना मानने की सामर्थ्य रखता हो। तो जब उसका मित्र सदा उसके भीतर के असामान्य को उकसा देता था तो वो अपने आप को बहुत हीन अनुभव करने लगता था। तो हमारे अंदर कोई सामान्य चीज़ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई असामान्य चीज़ हो रही है और उसको हम कर देते हैं तो वो गलत बात है। तो लेखक का यही मानना था कि सामान्य व्यक्ति वो होता है जो अपने भीतर असामान्य जो चीज़ हो रही है उसके आदेशों को ना माने। और जब उसका मित्र उसके भीतर के असामान्य को उकसा देता था तो वो अपने आप को बहुत ही हीन अनुभव करने लगता था। तो लेखक के सोचने, समझने और कार्य करने की अपनी शैली थी, और वो सब काम ये सोचकर करता था कि उसके कार्य से लोग प्रसन्न होते हैं। जबकि उसका जो मित्र था कोई भी कार्य इसलिए कर देता था क्योंकि वो किसी भी कार्य को ढंग से कर देना चाहता था। यही दोनों में ध्रुवों का भेद था। तो लेखक जीवन में सफल हो गया तथा उसका मित्र असफल रहा। लेखक के मित्र को अपने असफल होने की कोई चिंता नहीं थी। लेखक का जो मित्र था उसको अपने असफल होने की कोई चिंता नहीं थी। अब जब इतने वर्षों बाद वो मिला लेखक मित्र से, तो उसको ऐसा लगा जैसे वह किसी उल्का पिंड की तरह है जो सैकड़ों वर्षों से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए भटक गया था। तो अब जब इतने वर्षों बाद मित्र उससे मिला, जो लेखक है उसको मित्र मिलता है, तो लेखक को ऐसा लगता है जैसे वह किसी उल्का पिंड की तरह है जो सैकड़ों वर्षों से सूर्य के चक्कर लगाते हुए भटक गया था और अब सही मार्ग पर आ गया है। वह अपनी ज़िंदगी को भूल का नक्शा कहता है, जो जीवन में छोटी छोटी सफलताएं चाहता था, पर उसे मिली सिर्फ मिली भव्य असफलता। तो लेखक ने उसे यह कहकर सांत्वना देने का प्रयास किया कि उसके पास तो नक्शा ही नहीं है, न गलत का और न सही का। तो लेखक अपने मित्र से डर डर कर बातें कर रहा था। वह उसे किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाना चाहता था।
तो वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और आवश्यकता होने पर मुस्कुराकर अपनी बात कर देता था। तो लेखक ने उससे पूछा कि पिछले 20 वर्षों की सबसे महान घटना क्या है। इस पर उसने उत्तर दिया कि संयुक्त परिवारों का विघटन होना, मतलब संयुक्त परिवार जो हैं वो अब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो जो लेखक था उसका उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने लेखक को बताया कि इसका साहित्य से भी गहरा संबंध है। तो वातावरण में चांदनी की रहस्यमय मधुरता और ठंडा एकांत था। लेखक अपने मित्र का उत्तर सुनकर अपने पड़ोसियों और परिचितों के संबंध में सोचने लगा तो बेचैन उठा। तो उसे लगा कि उसके मित्र का कथन सही है कि ज़िंदगी और ज़माना बदलता जा रहा है, पर हम इसे पचा नहीं पा रहे हैं। तो लेखक ने फिर उससे पूछा कि इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई है। उसका जवाब था कि राजनीति और साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ना होना सबसे बड़ी भूल है। तो आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। तो लेखक को मित्र का यह कथन काफ़ी हास्यास्पद लग रहा था। तो लेखक ने उससे फिर पूछा कि इन वर्षों में सबसे बड़ी भूल कौन सी हुई है। तो उसका जवाब था कि राजनीति और साहित्य के पास समाज सुधार का कोई कार्यक्रम ना होना सबसे बड़ी भूल है। आज़ादी के बाद जातिवाद का उदय इसी का दुष्परिणाम है। तो लेखक को मित्र का यह कथन काफ़ी हास्यास्पद लग रहा था। तो वह लेखक को अविश्वास से देख रहा था। लेखक को कहा कि आज समाज में वर्गभेद है। तो वह लेखक को अविश्वास से देख रहा था। तो मित्र ने कहा कि आज समाज में वर्गभेद है, परंतु राजनीति और साहित्य के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि समाज की बुनियादी इकाई परिवार के लिए कुछ कर सके। तो परिवार ही हमारे चरित्र का विकास करता है और वहीं से हमें सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है। समय के साथ साथ संयुक्त सामंती परिवारों का विघटन हुआ और उन विचारों और संस्कारों के प्रति विद्रोह भी हुआ जो इन परिवारों में पाए जाते थे। तो इसके बाद विद्रोह राजनीति के बाहर तो होने लगा, पर घर में नहीं। इस प्रकार संघर्ष को टाल दिया गया। अब भी हमारे परिवारों में पुरानी सामंती अवशेष पड़ रहे हैं। सर्वत्र एक अवसरवादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। कोई कुछ नया नहीं खोजना चाहता। तो जो पुराना है वह लौट कर तो नहीं आ सकता, परंतु नया भी पुराने का स्थान नहीं ले पा रहा है। मतलब जो पुराना है, जो चीज़ चली गई वो तो लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन जो नया है वो भी पुराने का स्थान नहीं ले पा रहा है। धर्म भावना गई, परंतु वैज्ञानिक बुद्धि भी नहीं आई है। धर्म हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित करता था। नए वैज्ञानिक मानवीय दर्शन ने नया तो दिया, परंतु उस नए को हम नहीं जान सके, क्योंकि नए मान मूल्य, नया इंसान परिभाषाहीन और निराकार हो गए हैं। तो इन्होंने नए जीवन और अनुशासन का रूप धारण नहीं किया और ये धर्म और दर्शन का स्थान भी नहीं ले सके हैं। तो लेखक का यही विचार है कि हमारे जीवन में इस नए का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जो नए परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम नहीं अपना पा रहे, क्योंकि हम अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। तो ये था आपका चैप्टर का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।